Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज की वीडियो में हम लोग BEGS 183 दैट इज राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स उसके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होने हैं बिकॉज क्वेश्चन 1 to 5 हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सेक्शन ए में आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो हम ये वाले क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं। अगर इन वीडियोस पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं शाम तक एक पूरी राइटिंग स्किल्स की वीडियो डाल दूंगी जिसमें लेटर का फॉर्मेट, स्पीच, समरी, नोट्स, हर चीज का फॉर्मेट डाल दूंगी, ताकि कल अगर ये सब आता है तो आपको एटलीस्ट फॉर्मेट पता हो, बिकॉज फॉर्मेट के ही मार्क्स होते हैं। ओके, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी स्किल्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। देखो, इसमें हमें सबसे पहले समझना है कि स्टडी स्किल्स होता क्या है। स्टडी स्किल्स का मतलब होता है पढ़ाई करने के तरीके और टेक्निक, यानी कि एक इंसान पढ़ाई कैसे करता है, क्या उसकी टेक्निक्स होती है, क्या चीजें वो फॉलो करता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, नोट मेकिंग, रीडिंग टेक्निक्स, कंसंट्रेशन, रिवीजन, आपका एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टडी स्किल्स का इंटेलिजेंस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आपकी टेक्निक है, उससे आपके इंटेलिजेंस का या आप कितने शार्प माइंडेड हो, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर सही स्टडी स्किल्स यूज करेगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओके, इफेक्टिव लर्निंग का आपको मतलब पता होना चाहिए कि इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है। यहाँ पे इफेक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कम टाइम में पढ़ना, कम स्ट्रेस लेना, ज्यादा अच्छा समझना चीजों को और ज्यादा याद रखना। ओके, अब आपको मैंने दोनों के मतलब बता दिए, स्टडी स्किल्स और इफेक्टिव लर्निंग दोनों। अब हम देखते हैं कि स्टडी स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, स्टडी स्किल्स का अगर हम देखें तो सबसे पहला बेनिफिट आता है बेटर टाइम मैनेजमेंट। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं पढ़ते वक्त कि मैम टाइम ही नहीं मिल रहा, लास्ट टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, बट एक्चुअल प्रॉब्लम ना टाइम की होती ही नहीं है, प्लानिंग की होती है। स्टडी स्किल स्टूडेंट को सिखाती है कि कैसे आपको एक टाइम टेबल बनाना है, उसमें गोल सेट करने हैं और हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देना है। ओके, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या आ गई स्टडी स्किल्स की? स्टडी स्किल्स आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। दूसरा आ जाता है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। अगर आपके स्टडी स्किल्स अच्छे हैं तो आपको टेक्निक्स आती होंगी जैसे कि नोट मेकिंग, समराइजिंग, माइंड मैप्स, ये सब। तो इससे आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझने में आसानी हो जाती है। ओके, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं जैसे कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया। तो स्टडी स्किल सिखाता है कि प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, ब्रेक्स कैसे लेने हैं और ज्यादा टाइम तक कैसे फोकस करना है। ओके, फोर्थ बेनिफिट है आपका मेमोरी एंड रिटेंशन। रेगुलर रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट, समराइजिंग हमें हेल्प करता है कि इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में कैसे रखते हैं। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट है फियर एंड एंग्जाइटी, इसको कम करता है। अगर आप अच्छे से अपना स्टडी स्किल्स यूज कर रहे हो, अच्छी स्किल्स यूज कर रहे हो, समराइजिंग की, नोट मेकिंग की, टाइम मैनेजमेंट की, तो आपको स्ट्रेस भी कम होता है चीजों का। ओके, नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट लर्निंग। स्टूडेंट्स खुद पढ़ना सीख जाते हैं, सिर्फ टीचर्स या फिर कोचिंग पर डिपेंडेंट नहीं रहते, और ये हैबिट हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आती है। ओके, तो जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे बोल्ड में कर रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कल के लिए, तो ये याद रखना। बाकी कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि स्टडी स्किल्स हमें टाइम मैनेज करना सिखाती है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करती है, हमारी मेमोरी स्ट्रांग करती है और स्ट्रेस को कम करती है। इसलिए गुड स्टडी स्किल्स डेवलप करना एकेडमिक सक्सेस और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आप सिर्फ इसकी हेडिंग्स याद रखोगे ना तो भी आप इजीली आंसर कर सकते हो, तो हेडिंग्स पे ज्यादा ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ। यानी कि एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है यूनिटी। यूनिटी का मतलब है कि पैराग्राफ सिर्फ एक आइडिया पे फोकस नहीं है। सोचो अगर आप किसी चीज पे पैराग्राफ लिख रहे हो, जैसे कि
हाउ आई मैनेज माई टाइम फॉर माई स्टडीज विद माई जॉब। अब आपका अगर पैराग्राफ सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करे, टाइम 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 टाइम, तो उसमें ना एक कनेक्शन नहीं फील होगा। तो इसलिए अगर एक पैराग्राफ में ज्यादा आइडियाज आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत इंसान को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा पैराग्राफ हो गए तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यूनिटी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब है सेंटेंसेस का लॉजिकली कनेक्ट होना, यानी कि दिस, दैट, देयरफॉर, हाउएवर, हम ऐसे वर्ड्स यूज करके चीजों को कनेक्ट करते हैं, आइडियाज को। ओके, थर्ड आ जाता है क्लैरिटी। आप सिंपल वर्ड्स यूज करते हो, क्लियर सेंटेंसेस यूज करते हो ताकि पढ़ने वाले को समझ आए। जैसे कि आप ये वाला पीडीएफ देख सकते हो, इसमें आप पढ़ोगे तो आपको चीजें इजीली समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये होता है क्लैरिटी। ओके, फिर आता है प्रॉपर लेंथ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर लेंथ का आंसर दिया है जो आपके पेपर के लिए बिल्कुल सही रहेगा अगर आप लिख कर आते हो, है ना। तो ये होता है प्रॉपर लेंथ। अब देखते हैं कि एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले आता है टॉपिक सेंटेंस। ये पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है और ये रीडर को बताता है कि पैराग्राफ किस बारे में है। ओके, दूसरा आता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। यहाँ पे हम डिटेल्स देते हैं, चीजों के एग्जाम्पल्स देते हैं। फिर आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होता है जहां पे हम समराइज करते हैं चीजों को। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। टॉपिक से स्टार्ट होता है, सपोर्टिंग में आइडियाज देते हैं और कंक्लूडिंग में समरी करते हैं। ओके, चार चीजें जो इंपॉर्टेंट है एक अच्छे पैराग्राफ के लिए वो है यूनिटी, कोहेरेंस, क्लैरिटी और प्रॉपर लेंथ। ओके, नेक्स्ट वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंसिंग एंड साइटेशन, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन एकेडमिक राइटिंग। ये हम ऑलरेडी ना जब हमने पार्ट 1 करा था तो उसमें ही पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जब भी हम बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट, इन सबसे ना आइडियाज या फिर इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, तो जो असली इंसान है जिसने वो इंफॉर्मेशन लिखी है, वो फैक्ट दिया है, तो उसको क्रेडिट देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यही होता है साइटेशन और रेफरेंसिंग। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो साइटेशन का मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर सोर्स को मेंशन करना, यानी कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, उस पैराग्राफ में ही आप मेंशन कर दोगे ब्रैकेट में नाम डाल के कि अच्छा ये इसने लिखा था। ठीक है, और रेफरेंसिंग का होता है जब आप पूरा हर चीज बताते हो अपने आर्टिकल के एंड में कि ये कहाँ से लिया गया है, किस ऑथर ने लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है, कौन से एडिशन में लिखा है, कौन सी डेट को लिखा है, ये सब हो जाता है रेफरेंसिंग। ओके, अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसका होता है प्लेजरिज्म अवॉइड करना, यानी कि हम बताते हैं अपने काम में कि हमने किसी का काम कॉपी नहीं करा, उनको बिना क्रेडिट दिए। दूसरा, हमारी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है बिकॉज हम दूसरों को भी उतना ही उनका क्रेडिट दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट होता है ओरिजिनल सोर्स। हम बताते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन ओरिजिनल सोर्स से कैसे डिफरेंस है। ओके, और आपको एक प्रॉपर रिसर्च करने में, यानी कि चीजों को बेटर समझने के लिए आपकी रिसर्च स्किल्स को देखने के लिए बहुत काम आता है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ आपको चीजें क्या याद रखनी कि साइटेशन और रेफरेंसिंग क्या होता है और किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल रीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले बार के पेपर में भी आया था ये। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर एकेडमिक सक्सेस। देखो, इसमें पहले हम समझते हैं कि क्रिटिकल रीडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल रीडिंग का मतलब होता है सोचना, यानी कि आप सिर्फ चीजों को पढ़ नहीं रहे हो, आप सोच भी रहे हो, आप अपना दिमाग चला रहे हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान ही कहीं और होता है, इसलिए हमें समझ ही नहीं आता हमने क्या पढ़ा। लेकिन क्रिटिकल रीडिंग में हम चीजों को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल रीडिंग। ओके, अगर यहाँ पे जैसे तुम क्वेश्चन देख रहे हो, जब भी हम क्रिटिकल रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि राइटर ने ऐसा क्यों लिखा है, वो ये क्यों कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन उसने सही दी है या हमें पागल बना रहा है, ये सब। ओके, अगर हम इसका इंपॉर्टेंस देखें तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है, हमारी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, हमें बायस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, और हमें एग्जाम राइटिंग में आंसर्स बेटर लिखने में हेल्प करती है, और आगे जाकर जब कोई पीएचडी कर रहा होता है तो रिसर्च और हायर स्टडीज में हेल्प करती है। ओके, ये होते हैं क्रिटिकल रीडिंग के सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस।
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स फेस बाय स्टूडेंट्स इन राइटिंग इंग्लिश एंड सजेस्ट सुटेबल रेमेडीज। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इंग्लिश राइटिंग बहुत स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होती है, स्पेशली जब इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज ना हो। तो क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस करते हैं और आप कैसे उन्हें ठीक कर सकते हो। देखो, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ जाता है दैट इज लैक ऑफ वोकैबुलरी। हमें वर्ड ही नहीं पता होता कि क्या वर्ड काम आएगा इस वर्ड के लिए, तो वो होता है। दूसरा होता है ग्रामेटिकल एरर। हमें टेंसेस, आर्टिकल, प्रेपोजिशन इन सब के स्ट्रक्चर में मिस्टेक्स हमसे होती है। हमें सेंटेंस बनाना नहीं आता, या तो इनकम्प्लीट रह जाता है या फिर कंफ्यूज कर देते हैं हम। बाकी हमारे आइडियाज जो है हमारे दिमाग में हिंदी में चल रहे होते हैं, तो वो रैंडम होते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम इंग्लिश में आइडियाज को कैसे लिखें, है ना। बाकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स होती है और हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, इंग्लिश बोल रहे हैं। देखो, आप गलत भी बोलो लेकिन बोलो, ट्राई करो, लिखो, है ना, तो उसी से आप बेटर हो गए। अब अगर हम इसकी रेमेडीज देखें, तो अगर आपकी एक रीडिंग हैबिट है, आप इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होएगी। आप डेली राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो, शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखे तो इंप्रूव होएगी। आप ग्रामर को समझते हो, उसके रूल्स वगैरह को, तो इंप्रूव होएगी। प्लानिंग करते हो, यानी कि कुछ भी लिखने से पहले आप अपने आइडियाज का एक नोट बनाते हो और फिर उन्हें लिखने बैठते हो, ताकि आपके आइडियाज मिक्स मैच ना हो। आप अपनी वोकैबुलरी, नए नए वर्ड्स रोज याद करते हो, ठीक है। और आप लोगों से फीडबैक भी मांगते हो कि मैंने सही लिखा है या नहीं। बाकी कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस से ही आपका जो है, प्रैक्टिस से आएगा कॉन्फिडेंस। आप मिस्टेक्स करो, लेकिन मिस्टेक्स करना एक ह्यूमन का आइडेंटिटी है। इंसान गलती करता है तभी वो इंसान है, लेकिन आप उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और ट्राई करते रहो, है ना। तो ही आपकी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग दोनों अच्छी होगी। ओके, कंक्लूजन यही है कि इंग्लिश राइटिंग प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होती। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, तो हम एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। ओके, ये हो गया आपके क्वेश्चन 6 to 10 का रिवीजन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। बाकी अगर आपको ग्रामर का पार्ट चाहिए, जहाँ पे नहीं, सॉरी, ग्रामर नहीं, राइटिंग स्किल्स, अगर आपको एक पूरा वीडियो चाहिए जिसमें आपको सारा लेटर, समरी, स्पीच, सबका एक प्रॉपर फॉर्मेट दे दूं कि कहाँ पे क्या लिखना है, कैसे फॉर्मेट होता है, क्या एंडिंग की लाइन होती है, ये सब, तो आपको नीचे कमेंट करना है 3। क्या करोगे आप? कमेंट 3। अगर आप 3 कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको इन वीडियोस का पार्ट 3 चाहिए, और पार्ट 3 में मैं सारे राइटिंग स्किल्स जो है डिस्कस कर लूंगी। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, उसे जरूर देख लेना और अच्छे से प्रिपेयर करो। कोई इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है, इजीली हो जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।